नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अपना एमपी में अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, बीजेपी मध्य प्रदेश में फिर से जीत के लिए लगातार मंथन और रणनीति पर काम कर रही है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर खास फोकस कर रही है। कल दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने 64 सीटों पर विशेष चर्चा की। ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2020 और 2021 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी फिर जीत गए। यानी अब 103 सीटें ऐसी बची हैं जहां बीजेपी की हार हुई थी। बीजेपी का फोकस अब इन्हीं सीटों पर है। इसमें 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है और 25 दिन पहले हुए इस ऐलान के बाद लगातार कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि उस पर आगे हम और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 64 सीटों पर जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की जा सकती है और उस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर यहां नहीं छोड़ना चाहती। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी उन हारी हुई सीटों को भी जीतना चाहती है। दावा यह किया जा रहा है कि इन सीटों पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है और दिल्ली में हुई कल शाम जो बैठक वो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जो 64 महत्वपूर्ण सीटें बचती हैं उन सीटों पर विशेष फोकस रहेगा और रणनीतिकार इसके लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या रोड मैप तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट किस तरह से काम करेगा, इस पर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली हो या भोपाल, सभी जगह से डिटेल्स आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप दिल्ली में मौजूद है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक करने के लिए पहुंचे थे। कल देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता वहां पहुंचे थे और क्या रणनीति उन 64 सीटों के लिए तय हुई, यह देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 1 कम 40 यानी 39 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र भी किया था कि उन सीटों पर नाम पहले घोषित किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता ये जरूर महसूस कर रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई। वो तो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, इस पूरे मामले में उन नाराज लोगों की मान मनोबल में जुटी हुई जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके से पार्टी की जो रीति नीति और आदेश है उसका अनुपालन तो करना ही होगा, ये दावा किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी लगातार आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से डटी हुई है। भोपाल में 29 लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षकों की बैठक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में हुई और साथ साथ पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 29 लोकसभा पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली के लिए केसी वेणुगोपाल रवाना हो चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर भी रणनीति बीच बीच में तय करती है। और अब ये जो जानकारी मिल रही है जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेता इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और लोकसभा पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंप कर लौटे हैं। आपको बता दें कि भोपाल में 29 लोकसभा पर्यवेक्षकों की एक बैठक कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। दरअसल घर के बाहर एक कार लगाकर गाड़ी से बेसबॉल का बैट निकालकर वो हमला करने पहुंच गया और बुजुर्ग के बेटे से उसका कुछ विवाद हो गया था। दरअसल तलैया थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट की यह घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। भोपाल से यह तस्वीर सामने आई, तस्वीरें आपको दिखाते चलें। ये देखिए, ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई। उस वक्त की तस्वीर यह बताई जा रही है जब बुजुर्ग के घर के, ये देखिए किस तरह से बुजुर्ग पर हाथ उठाता कुख्यात मलिक का बेटा नजर आ रहा है। और ये देखिए वापस
घर के अंदर घुसकर मारपीट करने के बाद आकर कार में बैठते हैं और यहां से निकल जाते हैं। हालांकि कार का नंबर भी इसमें पूरी तरह से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है और वो एक जो लग्जरी कार वहां दिखाई दे रही है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी इनिशियल्स में मलिक भी लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स में। गैंगस्टर मुख्तार मलिक का ये बेटा बताया जा रहा है। तस्वीरें बिल्कुल मानो एचडी कैमरे में रिकॉर्ड की गई, किसी तरह की फिल्म की शूटिंग जैसा लग रहा है ये। और दबंगई खुलेआम यहां पर हो रही है। भोपाल में कानून व्यवस्था को धता बताते हुए ये सब कुछ किया गया और अब देखना होगा कि इस दबंगई का क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये मन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर में घुसकर बुजुर्गों के साथ मारपीट की जा रही है। बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार भी देखिए किस तरह से बेसबॉल के बैट से वो मारता है और अकेले नहीं, 3-4 लोगों को अपने साथ लेकर आता है। और इस तरह के मारपीट का ये जो वीडियो भोपाल से सामने आया, ये चिंता का कारण है। लोगों की सुरक्षा का ये विषय, बेहद गंभीर ये मामला। बुजुर्ग के बेटे के साथ आरोपी का कोई विवाद हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तलैया थाना इलाके का ये पूरा मामला। हालांकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस क्या कर रही है, मलिक के बेटे पर क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी, ये सभी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। घर के बाहर किस तरह से गाड़ी लगाकर वहां आते हैं, बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हैं, घर के अंदर घुसकर मारपीट करते हैं। आगे घर के अंदर किन लोगों के साथ मारपीट हुई, इस पर भी बातचीत करेंगे। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं एक बार फिर से, ये मलिक पर क्या कार्रवाई हो सकती है अब? निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा हैरानी वाला मामला भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की जो है वो पिटाई गुंडे बदमाशों के द्वारा कर दी गई और बहुत छोटा सा ये विवाद जो है वो बताया जा रहा है। दरअसल जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर जो पीड़ित है उसके बेटे और यासिन मलिक जो कि गुंडा है, बदमाश है, उसके बीच कुछ कहासुनी हुई थी। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद दोनों में राजीनामा भी हो गया था, लेकिन उसके बाद जो मलिक है वो पीड़ित के घर पहुंचता है और पहले तो घर के बाहर आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक थप्पड़ जो है वो जड़ा जाता है और उसके बाद 3 से 4 बदमाश घर के अंदर घुस जाते हैं और बेसबॉल बैट से पीड़ित के ऊपर हमला कर देते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि घर के अंदर भी जमकर मारपीट हुई थी। अब इस पूरे मामले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होती है और क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक और पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि कौम में गश्त करके अभियान चलाकर जो गुंडे बदमाश है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके के गुंडे कब तक सलाखों के पीछे होंगे, ये जरूर इस पूरे मामले में नजर बनाए रखिएगा। वासु, आप भी आपसे डिटेल लेंगे आगे इस पूरे मामले पर, आगे क्या एक्शन लिया जाता है और लोगों को सुरक्षा की जो भावना है वो सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर दबाव रहेगा कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और सतना से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अस्पताल परिसर में मारपीट का मामला, आशा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट ये हुई बताई जा रही है। मरीज को अस्पताल ले जाने को लेकर विवाद हुआ, प्राइवेट अस्पताल में ले जाए जाने को लेकर यह विवाद हुआ बताया जा रहा है। कमीशन को लेकर दरअसल ये पूरे विवाद का कारण माना जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये दरअसल आशा कार्यकर्ताओं के बीच चप्पल हाथापाई की तस्वीरें सतना से सामने आई। और भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। धार से एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहां पर किए गए। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ यहां होता है। रविवार रात स्थापित हुई थी मां वाग्देवी की प्रतिमा, जिसके बारे में डिटेल्स हमने आपको दी थी। हालांकि किन लोगों ने मां की प्रतिमा को स्थापित किया था ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो कि इस पूरे भोजशाला का करता धरता है, अभी इस वक्त उन्हीं के हाथों में ये जिम्मेदारी है। उनका ये कहना है, उनका ये नियम है कि बिना जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन के ना तो यहाँ पर कोई निर्माण हो सकता है, ना ही यहाँ कोई ध्वस्तीकरण हो सकता है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। अब ऐसे में मां वाग्देवी की प्रतिमा को स्थापित करने वाले लोगों के बारे में तो अभी पता नहीं चला है। हालांकि शुक्रवार और मंगलवार दोनों ही दिन यहाँ पर
जो लोग हैं वो आते हैं और जो भोजशाला में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इस दौरान वाग्देवी मां की प्रतिमा की स्थापना के बाद काफी संख्या में और अधिक संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। रविवार रात को स्थापित की गई थी मां वाग्देवी की प्रतिमा। भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया गया और बजरंग बली को याद किया गया। लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हालांकि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहां न हो। जो लोग यहां पर पहुंचे थे और जो विरोध हुआ इससे पहले मां वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर, ऐसे में हनुमान चालीसा के दौरान किसी भी तरह का विवाद ना हो, कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही सतर्क था और सतर्कता के चलते यहां पर किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पहले से ही यहां तैनात थी और भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे और माता वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना के बाद से यूं भी लोगों का आना जाना यहां पर बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो मंगलवार को यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो इस मंगलवार जो हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ी गई, उस हनुमान चालीसा पाठ के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे। अपेक्षाकृत जो पिछले दिनों मंगलवार को लोगों का एकत्रीकरण यहाँ पर हुआ करता था, उसके मुकाबले और अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और बजरंग बली को याद कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और भोजशाला में हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे गूंजे। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, अपेक्षाकृत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे पिछले मंगलवार के? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस बार जो है भोजशाला में मतलब पिछले मंगलवार की अपेक्षा जो है ज्यादा लोग थे और इसकी प्रमुख वजह यही रही कि अभी 2 दिन पहले रविवार के दिन जो है मां वाग्देवी की प्रतिमा रात में किसी ने स्थापित कर दी थी, जिसके बाद में जो है हिंदू संगठन के लोग और हिंदू समाज के लोग जो है भोजशाला के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने जो है मूर्ति को वहीं स्थापित रहने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ से मूर्ति को हटा लिया गया था। इसके बाद में मुस्लिम समाज ने भी ज्ञापन दिया था और शहर में 2 दिनों तक थोड़ा सा गर्म माहौल भी रहा था। जिसके बाद में आज मंगलवार आया और मंगलवार के दिन भोजशाला जो है हिंदुओं के लिए खुली रहती है और सुबह से ही जो है आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों श्रद्धालु जो है वो शामिल हुए। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने मांग की है कि भोजशाला में जो है मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित की जाए। इसी मांग को लेकर इन्होंने जो है मांग भी की है प्रशासन से। वहीं दूसरी ओर जो है प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। मुद्दा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि मूर्ति स्थापित होगी या नहीं, लेकिन सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, जो कि अच्छी बात है कि यहाँ पर सुरक्षा लोगों को मुहैया कराएगी। बहुत शुक्रिया आपका नवीन। और इस बीच इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेप पीड़िता ने बच्चों के साथ रीगल चौराहे पर धरना दिया और रीगल चौराहे पर वो बच्चों के साथ ही बैठ गई। सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। हालांकि पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी और रोष प्रकट करने के लिए यहां पर रेप पीड़िता ने अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। दुष्कर्म का केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बदमाश आए दिन परेशान कर रहे हैं, ऐसा कहना है पीड़िता का। पीड़िता ने रीगल चौराहे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। अपने बच्चों के साथ ही वो सड़क पर बैठ गई और 3 बच्चों के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और रेप पीड़िता ने कहा कि पुलिस अनदेखी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। मुझ पर दुष्कर्म का जो केस है वो वापस लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, बजाय इंसाफ दिलाने के। और इंदौर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अरहम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। विजयनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक फोटोज वायरल करने का आरोप है इस पर। धर्म परिवर्तन कराए जाने के लिए ये पीड़िता पर दबाव भी बना रहा था। पहले से इसकी शादी हो चुकी थी और लड़की को झांसा देकर, सच बात छिपाकर इसने पहले दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद बहला फुसलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। और जब लड़की को इसके बारे में पता चला तो इसने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की और बताया कि किस तरह से ये लड़की पर धर्म परिवर्तन किए जाने का दबाव भी बना रहा था। और सतना में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल प्रसाद विक्रेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, लाठी और डंडे से मारपीट की गई। प्रसाद लेने को लेकर यह विवाद हुआ था। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमूमन देव स्थलों पर जो प्रसाद के लिए विक्रेताओं के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं,
वहां पर कई बार इस तरह की अव्यवस्थाएं जरूर बनती हैं, लेकिन मारपीट तक का ये मामला जो है वो सतना से सामने आया। प्रसाद लेने को लेकर श्रद्धालुओं के साथ कुछ विवाद हुआ था। अमूमन ऐसे मामलों में होता यही है कि आप हमारे यहाँ से सामान लीजिए, आप वहाँ से मत लीजिए। इस तरह की जो विवादास्पद बातें हैं उसके चलते यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए की चरस पकड़ी। 2 करोड़ रुपए की चरस के साथ महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। दूसरा आरोपी भोपाल के शाहजहानाबाद का रहने वाला है। नेपाल से आए थे ये 2 करोड़ रुपए की कीमत के 10 किलो चरस का खेप। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वासु, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ थी इनकी प्लानिंग? 4 പേരുടെ ड्रग माफिया हैं और उन पर शिकंजा कसने का काम पुलिस कर रही है। और इस बीच क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत का जो ड्रग है वो क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं और एक गैंग का भी पर्दाफाश किया गया है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब इनके पूरी रैकेट की पुलिस को तलाश है कि किस तरीके से एक सिंडिकेट काम करता था और विदेशों से कैसे ये लोग ड्रग्स लाने का काम करते थे और उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ होती थी और इस पूरे रैकेट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं उन तक भी अब पहुंचने की पूरी धरपकड़ होगी। और इसके सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनका सरगना कौन था, इनका मास्टरमाइंड कौन था जो इस पूरे रैकेट बिल्कुल, अब ये पकड़ में आ ही गए हैं तो स्वाभाविक है पूछताछ में कुछ और लिंक्स सामने आएंगे। वासु, उसके बारे में डिटेल लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।